नमस्कार साथियों। अक्सर ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी ने इकोनॉमी सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो बैंकिंग से पूछी है या फिर शेयर मार्केट से। तो आज हमारा फोकस होगा कि हम बैंकिंग और शेयर मार्केट को ठीक से कंप्लीट करें। अभी पहली वीडियो में बैंकिंग के इश्यूज और बैंक की क्लासिफिकेशन वगैरह बात करूंगा आपसे। नेक्स्ट हम शेयर मार्केट पे फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पिलर A1 है, ये नोट्स अगेन नीलेश सर की है। मैंने इसको बहुत अच्छे से रेफर करने की कोशिश करी है इस बार, सो दैट हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं और अच्छा परफॉर्म कर पाएं एग्जाम में। तो सबसे पहले तो जब मनी का डिस्कवरी हो रहा था तो बार्टर सिस्टम चलती थी। ये सारी चीज़ें बहुत ही मिसलेनियस है, मैं बहुत इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये क्विक रिविजन के तौर पे हम ले रहे हैं इसे। मनी के कुछ प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? ये मेजर वैल्यू होगा, डिविजिबल और फंजिबल होगा, ठीक है, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा। सेकेंडरी वैल्यू फंक्शन क्या है इसकी? स्टोरेज ऑफ वैल्यू होगा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होगा और डिफर्ड पेमेंट के तौर पे काम करेगा, यानी इंस्टॉलमेंट वगैरह ईएमआई वगैरह भरने में काम करेगा। कंटिजेंट फंक्शंस क्या है? ये मोबिलाइज करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, क्रेडिट सिस्टम का बेसिस है, फाइनेंशियल मार्केट के इन्वेस्टमेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी एक्सेट्रा में काम करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में काम करता है। पहले कमोडिटी मनी चलती थी, टाइप्स ऑफ मनी में देखेंगे। कमोडिटी मनी थी जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, जैसे कोकोआ बीन्स वगैरह, या फिर लोग चीनी या जौ के टर्म्स में ट्रेड किया करते थे। या आज भी हम लोग जब दिवाली वगैरह में खेलते हैं पत्ते, तो उसमें हम आमंड्स के तौर पे बेटिंग करते हैं, ठीक है। अब टोटल डिमांड फॉर मनी क्या होता है? ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेक्युलेटिव डिमांड। अब ट्रांजैक्शन डिमांड क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो हमें सामान खरीदना है या ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और स्पेक्युलेटिव डिमांड जो है वो रेट ऑफ डिपॉजिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जितनी ज्यादा रेट ऑफ डिपॉजिट बढ़ेगी इकोनॉमी में, मान लीजिए कि 5% रेट ऑफ डिपॉजिट थी, अब वो 10% डिपॉजिट हो गई है, तो जितनी ज्यादा डिपॉजिट बढ़ जाती है उतना डिमांड, स्पेक्युलेटिव डिमांड कम हो जाता है। अब होता ही है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो लोगों की डिमांड ज्यादा होगी, लोग कम रेट पे पैसे लेंगे, ठीक है। और जैसे ही रेट बढ़ जाएगी तो हम उसमें पैसे को वापस से रिटर्न करने लगेंगे, मतलब सेल करने लगेंगे, सो दैट हम पैसे को के स्पेकुलेशन से पैसे कमा सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटालिक मनी। मेटालिक मनी क्या है? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जैसे सोना वगैरह का या सिल्वर, टंका, जीतल, कॉपर, ये सब चलता था पहले सल्तनत काल वगैरह में या गुप्ता पीरियड में। वो डिबेसमेंट क्या होता है? जब उसी मेटल की ना वैल्यू कम कर दी जाए, मतलब 13 ग्राम औरंगजेब ने कर दी थी, 20 ग्राम अकबर ने कर दी थी, तो वैल्यू कम कर दी गई थी। फुल बॉडीड कॉइन क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होता है फेस वैल्यू से। टोकन कॉइन क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू कम होता है फेस वैल्यू से। अभी क्यूप्रो निकल अलॉय हम लोग यूज करते हैं अपने सिक्कों में। अब देखेंगे कि फियाट करेंसी क्या है। फियाट मनी मतलब पेपर मनी। अब देखेंगे पेपर मनी में फियाट मनी आती है। फियाट मनी क्या है? लीगली बाइंडिंग है। अब हमारे कंट्री में दो चीजें चलती हैं, कॉइन्स चलती हैं और कैश चलता है। तो आरबीआई के एक्ट के 1934 के अंतर्गत आरबीआई नोट्स इशू करती है और कॉइनेज एक्ट 1996 के अंतर्गत कॉइन इशू होता है, ठीक है। कॉइन अप टू ₹1000 और ₹1 का नोट है वो आरबीआई गवर्नर नहीं साइन करते, वो गवर्नमेंट फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है। फियाट मनी के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, वो फिजिकल डिजिटल एसेट होना चाहिए जिसका वैल्यू मेजर किया जा सके, और मस्ट बी इशूड बाय किंग या क्वीन या गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, ठीक है। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? नोबडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट करेंसी इन दैट कंट्री, ठीक है। अभी 2000 का भले आरबीआई नोट रिड्यूस कर रहा हो, लेकिन वो अभी भी फियाट है और लीगल टेंडर है, दोनों के दोनों। कॉमेमोरेटिव कॉइन क्या है कि फियाट मनी तो होते हैं पर लीगल टेंडर नहीं होते जब तक उन्हें नोटिफाई नहीं किया जाए। ग्रीसम लॉ क्या होता है कि ओल्ड बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, ठीक है। कैसे होता है कि गुड मनी अगर है सोना तो लोग धीरे धीरे उसे अपने पास छुपाने लगेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे मार्केट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और
तो इस तरीके से क्या है कि गुड मनी जो था, सोना जो था, उसको बैड मनी से लोग खरीद के अपने पास छुपा लिए। ये ग्रीशम्स लॉ है। जिम्बाब्वे में अभी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रही है, हाइपर इन्फ्लेशन है। मौसी टोकया करके एक गोल्ड कॉइन लॉन्च किया गया है। अफगानिस्तान बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है अगेंस्ट डॉलर। अब ये क्यों? क्योंकि पेपर कम है और बंदूक पे डॉलर ज्यादा हासिल की जा रही है बाय अफगानिस्तान, तो वहाँ पे डॉलर बहुत ज्यादा है और अफगानिस्तान करेंसी कम है, इसलिए वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और नोट जो होता है जीरो इंटरेस्ट होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, एनोनिमस बेयरर बॉन्ड होता है, अनलाइक दूसरी चीजें। डिमोनेटाइजेशन क्या है कि नोट्स को विड्रॉ कर लेना सर्कुलेशन से। अब सॉइल रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे बैंक के नोट बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और वो सेंट्रल बैंक को रिटर्न होते हैं। अब जैसे बहुत जगह नोट चेंज कराने की एजेंसी ले रखे हैं, आप जाएंगे चांदनी चौक वगैरह में तो वहां पे जो कटे फटे नोट इतने ज्यादा डैमेज हो गए कि दोबारा अब वो सर्कुलेशन में नहीं आ सकते, उन्हें सेंट्रल बैंक जाना ही पड़ेगा। तो जिस रेट पे वो होते हैं वो सॉइल रेट कहलाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत चेक यूजर्स को बढ़ाने की बात की गई थी। रिपन के टाइम पे आया था ये, ठीक है। स्टेल चेक क्या है? जो 3 महीना में विड्रॉ नहीं किया गया। पोस्ट डेटेड क्या है? बाद के डेट पे चेक बना देना। एंटीडेटेड क्या है? पहले चेक बना देना। अब उसके लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन पहले यूज किया जाता था उसको आइडेंटिफाई और वेरीफाई करने के लिए, लेकिन अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम है एनपीसीआई के बाद, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम है। चेक जो है वो डिसऑनर हो सकता है या बाउंस हो सकता है। डिमांड ड्राफ्ट डिसऑनर नहीं हो सकता, ठीक है। ओवरड्राफ्ट, आप लोन ज्यादा लेते हैं उसी को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ई कुबेर, जिसपे गवर्नमेंट अपने रेपो ऑपरेशंस करता है, एमएसएफ के लोन्स देता है, ओएमओज करता है, पीएसएल लेंडिंग का ट्रेडिंग, पीएसएलसी का ट्रेडिंग करता है, मतलब पीएसएल लेंडिंग में जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उनकी ट्रेडिंग करता है, सॉवरेन गोल्ड फंड्स बेचता है, और ये केवल करंट अकाउंट होल्ड करता है सारे बैंक का आरबीआई ई कुबेर के तहत, कैपिटल अकाउंट नहीं होल्ड करता, ठीक है। अब पेमेंट सिस्टम देखेंगे, दो चीजें, आरबीआई का सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम सीपीएस, उसके अंतर्गत नेफ्ट और आरटीजीएस है, और एनपीसीआई का आईएमपीएस है। स्मॉल वैल्यू है, इंस्टेंट ट्रांसफर है, 24/7 काम कर रहा होता है एनपीसीआई। मिनिमम 1 रुपए से लेकर 10,000 तक मोबाइल भेज सकते हैं और 5 लाख तक आईएफएससी के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। ये यूपीआई के बेसिस पे लॉन्च हुआ था 2016 में। नेफ्ट क्या है कि स्मॉल वैल्यू मैक्सिमम 3 लाख तक 20-30 मिनट के बैचेस में होता है, ये साइकिल्स में होता है या बैचेस जो भी कह लें। और आरटीजीएस जो है ये लार्ज वैल्यू मैक्सिमम 2000 करोड़ तक, कोई फी नहीं लगती, और ये 24/7 काम करता है और इंस्टेंट होता है ये आरटीजीएस। तो आरटीजीएस इंस्टेंट है और नेफ्ट बैचेस में है। पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड में एमडीआर की रिबेट मिलती है, और जो नाच है उसको आधार नहीं चाहिए फॉर रेसिपिएंट्स के लिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आधार चाहिए होता है। नेक्स्ट एनपीसीआई देखते हैं, ये 2008 में सेटअप हुई थी। एनपीसीआई एक्ट 2007 के अंतर्गत, ठीक है। रिटेल पेमेंट सर्विसेज क्या क्या ऑफर किए जाते हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, एईपीएस है, एनएफएस है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, सारे एटीएम नेटवर्क को कनेक्ट करता है। बीबीपीएस क्या है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। एनएससीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इससे क्या सैलरी, पेंशन, डिविडेंड, डीबीटी ये भी यूज किया जाता है। एनपीसीआई की खुद की भीम ऐप है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई का करंट कैप जो है वो 1 लाख पे है, ठीक है, और शेयर मार्केट के लिए 2 लाख पे है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए अभी भी बढ़ाया गया है 5 लाख का लिमिट। प्रवाह पोर्टल क्या है, फॉर लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट बैंक। दक्ष काय के लिए टू मॉनिटर एनबीएफसी। उद्गम काय के लिए अनडिस्क्लोज और डेड अकाउंट के लिए, और कुबेर, रेपो, नेफ्ट एटसेट्रा के लिए। क्यूआर जापान में हुआ था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बारकोड है। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर अम्ब्रेला एंटिटी है फॉर रिटेल पेमेंट।
कार्ड टाइप प्रीपेड हो सकता है, डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, इसमें दोनों सारी चीजें हों। पहले मैग्नेटिक हुआ करती थी, अब EMV आ गया है, यूरो पे मास्टर कार्ड प्लस वीजा। उन्होंने बनाया चिप इनेबल्ड एन्क्रिप्शन के साथ। LPSS पे RBI काम कर रहा है, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, UPI लाइट 2000 तक मैक्सिमम और मैक्सिमम 500 पर ट्रांजैक्शन कर सकता है। टैप एंड पे NFC का है, NFC है, मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे काम कर रहा है, NPCI के द्वारा बनाया गया है। POS पे हम क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर सकते हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, अर्बन मिनिस्ट्री ने बनाया है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। स्वीकार और स्वागत दो चीजें, स्वीकार ऑटो फेयर कलेक्शन सिस्टम है और स्वागत स्वचालित ऑटोमेटेड सिस्टम है, कलेक्शन सिस्टम है वो। टाइप्स ऑफ ATM, बैंक लेवल ATM हो सकता है, ब्राउन लेवल ATM हो सकता है, व्हाइट लेवल ATM होता है। बैंक लेवल ATM बैंक खुद चलाएगा, ब्राउन लेवल आउटसोर्स कर दिया, और व्हाइट लेवल वो बैंक की भी नहीं है और कोई और ऑपरेट भी कर रहा है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट फॉल्स ऑन मर्चेंट, इसमें क्या है, पैसा 3 लोगों को जाता है, सेंडर बैंक को जाएगा, रेसिपिएंट बैंक को जाएगा और गेटवे एंटिटी को जाएगा। POS एडॉप्शन कम हो रहा था तो POS मशीन को बढ़ाने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिया गया। RBI की सीलिंग है MDR डेबिट कार्ड पे 0.9%। नेक्स्ट ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के हिसाब से। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नंदलाल क्लियरिंग कमेटी है बट एक्सेट्रा। ठीक है, RBI ने पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड बनाया था। ठीक है, और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट करता है। RBI ने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट शुरू किया, लिमिट 2000 तक का है, रूरल एरियाज या नॉर्थ ईस्ट में। रेगुलेशन ओवर डिजिटल पेमेंट सेटलमेंट, बैंकिंग रिफॉर्म में नरसिम्हन 2, ये सारी चीजें अभी इकोनॉमी से उतनी ज्यादा कमिटीज पे क्वेश्चंस नहीं आती, इसलिए हम उतना फोकस इस पे नहीं करेंगे। वो मूर्चमान स्कीम क्या करता है, बस टर्म जानते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, स्टैट्यूटरी प्रॉब्लम्स या कंप्लेंट्स है, उसको देखता है। ये स्कैंडिनेवियन मॉडल पे बेस्ड है। बाद में इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम आ गया, वन नेशन वन ओम्बुड्समैन के तहत। पहले ब्लॉकचेन की बात करते हैं, अब ये पहले लीगल टेंडर तो ये नहीं है। हम पहले सोचे थे कि एलिमिनेट कर दें क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंस में से, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इसकी बेहतर चीजें हैं, मतलब जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसको यूज कीजिए। फाइनेंस में भले आप बैन कर सकते हैं। अभी डिजिटल माइनिंग से मिलती है, बैड क्यों है, वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ई वेस्ट जनरेशन है, ये सारी चीजें हैं। पॉन्जी स्कीम क्या है, वो हेरा फेरी में था ना कि 20 दिनों में पैसा डबल, वो पॉन्जी स्कीम होता है। ब्लॉकचेन टेक क्या है कि डिसेंट्रलाइज डाटाबेस है जो मेंटेन करता है कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स या लीजर्स, या लेजर बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्रिप्टो विंटर एक टर्म था जिसमें 70% लॉस हो गई थी क्रिप्टो करेंसीज में। ब्लॉकचेन ये बिटकॉइन बहुत ज्यादा गिर गया था। वर्ल्ड इनिशिएटिव क्या है, पहला ब्लॉकचेन बेस्ड बॉन्ड आई लाया गया, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में डिनोमिनेटेड है बाय वर्ल्ड बैंक। यूनिसेफ की क्रिप्टो करेंसी फंड आई। ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आया। स्टेबल कॉइन क्या है, जो किसी खास करेंसी या किसी खास चीज पे पेग्ड हो, उसकी वैल्यू, और वो जिस पॉइंट पे पेग्ड हो वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल ना हो, जैसे कि गोल्ड हो सकता है या कोई खास कंट्री का करेंसी हो सकता है, डॉलर एक्सेट्रा। वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह है, और स्टेबल में लिबरा, टेथर, बेस कॉइन, ट्रू USD एक्सेट्रा है। नॉन फंजिबल टोकन में क्या होता है, जो वही टोकन है जो डिवीजन नहीं कर सकते, मतलब
डिवीजन अगर पॉसिबल नहीं है तो वो नॉन फंजिबल है। फंजिबल का मतलब ही होता है तोड़ना, जैसे डायमंड फंजिबल नहीं है, गोल्ड फंजिबल है। मतलब डायमंड को अगर तोड़ दिए तो डायमंड की खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी, डायमंड का वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। लेकिन गोल्ड जो है वो फंजिबल है, क्योंकि आप उसे छोटे छोटे ग्राम्स में तोड़ सकते हो। NFT क्या है? क्रिप्टोग्राफिक टोकन है दैट रिप्रेजेंट समथिंग यूनिक एंड हैज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक दैट सेट्स इट अपार्ट। क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स है और 1% TDS है बजट 2022 से। क्रिप्टो करेंसी पे OECD का कास्ट फ्रेमवर्क आया है। CBDC कुछ फीचर्स देख लेते हैं। डिजिटल टोकन है जो रिप्रेजेंट करता है लीगल टेंडर अंडर RBI एक्ट। नॉन इंटरेस्ट अर्निंग है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है वॉलेट पे। प्रोग्रामेबल है, जैसे जिस चीज के लिए पैसे दिए जाएंगे उसी में जाएगा। और बिना स्विफ्ट या US डॉलर के थ्रू कन्वर्ट किए भी ये काम कर सकता है। RBI रिपोर्ट कुछ पब्लिश करता है। MPC रिपोर्ट 2 बार साल में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2 बार साल में, रिपोर्ट ऑन फॉरेक्स रिजर्व्स 2 बार साल में, इन्फ्लेशन के लिए एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स एंड कंज्यूमर 4 बार साल में, कॉन्फिडेंस सर्वे। नेक्स्ट लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है। पॉलिसी डज नॉट लीड टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट और इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर PSB SEZ या गिफ्ट में है तो उस पर CRR SR नहीं लगेगा RBI का, क्योंकि वो तो फॉरेन टेरिटरी हो गया ना। नॉट डिपॉजिट्स कवर्ड अंडर DICGC के अंदर डिपॉजिट्स भी कवर्ड नहीं होंगे। ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में हो, गिफ्ट के चेयरपर्सन प्लस मेंबर प्लस सिडबी, ये सब चीज उसको रेगुलेट करेगा। DBUs क्या है? DBUs सब कुछ ऑफर करते हैं डिजिटली। कमर्शियल बैंक्स हैं अदर देन RRB, SFB एटसेट्रा, पेमेंट बैंक। परमिटेड टू ओपन DBU विदाउट RBI रेगुलेशन, ठीक है। फिनटेक ऑपरेटिंग एज नियो बैंक ऑफर डिजिटल बैंक सर्विसेज विदाउट अवेलेबल टू RBI, without being available to RBI. DBC do not possess legal entity and not governed by RBI 1949, ठीक है। आउटलेट्स है ये एग्जिस्टिंग बैंक। डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है या बैंकिंग सेंटर्स क्या है? ये जो बैंक अभी हमारे एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं का डिजिटल यूनिट है, लेकिन जो न्यू बैंक्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिजिटल ही खुले हैं, डिजिटल ही काम कर रहे हैं। तो जो DBC है वो आउटलेट है, इसलिए इनका कोई लीगल एंटिटी अलग से नहीं है, लेकिन न्यू बैंक का लीगल एंटिटी होता है। थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन भी है, मैं अभी आपको कमेंट बॉक्स में कंफर्म करूंगा। सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट क्या होती है? अब मॉनेटरी पॉलिसी पे हम आ गए हैं। सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट क्या होती है? अगर RBI नेट लेंडर है, RBI को अगर एक्चुअली पैसे देने पड़ रहे हैं तो डेफिसिट में है, और RBI अगर नेट बोरोवर है, सिस्टम सरप्लस में है। डिमांड डिपॉजिट जो होता है ज्यादा लिक्विड होता है। 2 तरीके की बैंकिंग सिस्टम है, फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में क्या है कि एक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड आप रखिए, उसका जितना मनी प्रिंट करना कीजिए। कुछ लिक्विड एसेट्स हैं और रिलेटिव लिक्विड एसेट्स हैं, देखते हैं। हाईली लिक्विड एसेट्स क्या हैं? गोल्ड, G-Sec, T-bills, शेयर, बॉन्ड, कंपनी के बॉन्ड्स एटसेट्रा। और रिलेटिवली लेस लिक्विड एसेट्स क्या हैं? होम, रियल एस्टेट, पेंटिंग, स्कल्पचर एटसेट्रा। ठीक है, फिर से वही बात आ गई, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट देखते हैं। फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होता है? कंपनी की एसेट और लायबिलिटीज होती हैं। अब बैंक की एसेट क्या है? जो लोन दिया है वो, और लायबिलिटी क्या है? डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में भी 2 तरीके का, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं। और डिमांड में करंट, सेविंग अकाउंट और इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स या डिमांड ड्राफ्ट। टाइम डिपॉजिट कम होते हैं, डिमांड डिपॉजिट ज्यादा होता है जनरली बैंक में। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई देखेंगे हम।
कॉइन एंड करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, ये M1 होता है। और M1 में अगर हम डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस भी जोड़ दें तो वो M2 हो जाता है, ठीक है। और M0 एक बार देख लेते हैं, ये करेंसी सर्कुलेशन प्लस बैंक डिपॉजिट विथ RBI प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI, ठीक है। M1 अब क्या है, करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक और टाइम डिपॉजिट ऑन बैंक, इन तीनों को मिला के M3 बनता है। और M3 में क्या है, करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक एंड डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं हम M3 को। ये चार्ट है कि किस तरीके से लिक्विडिटी बढ़ती है और क्वांटिटी कम होती है। M0 जो फिजिकल पेपर प्लस कॉइन प्लस बैंक रिजर्व है, ये तीन चीजें हैं। और M0 को ही हम बेस पावर्ड मनी या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। पब्लिक डेट मैनेजर RBI, टेबल से 1 साल पहले से कम की मैच्योरिटी वाली और G से 1 साल से ज्यादा की मैच्योरिटी वाली चीजें होती हैं। RBI के एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज क्या हैं देखते हैं। RBI के एसेट क्या है, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, बॉन्ड, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड रूपी कॉइन एंड 1 रूपी नोट, ठीक है। अब ये एसेट में क्यों है, RBI प्रिंट करता है नोट, लेकिन कॉइन जो है वो मिंट बाई गवर्नमेंट होता है और सर्कुलेटेड बाई RBI होता है, इसलिए वो एसेट्स में दिखता है। लायबिलिटी क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, उसको एसेट से मैच करना होता है। समेशन ऑफ एसेट्स क्या होता है, M0, जो कि करेंसी इन सर्कुलेशन है। इसी M0 को रिजर्व पावर, हाई पावर मनी कहते हैं, मॉनेटरी बेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, रुपी हेल्ड बाय नॉन RBI ऑर्गेनाइजेशन जैसे RBI बैंक, NBFC गवर्नमेंट, रुपी हेल्ड बाय रुपी अदर डिपॉजिट्स इन RBI पब्लिक है गवर्नमेंट बैंक का, और वॉल्ट कैश बैंक का, ये M0 कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैश रिजर्व रेशियोज क्या होते हैं। ये 10% ऑफ डिपॉजिट अगर हम इमेजिन करें, अभी तो 4.5 या 5 के आसपास है, ठीक है। अगर 10% हम मान ले तो ये जो हमारा M3/MO का वैल्यू होता है वो 10 आ जाता है। तो जो इसी को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं, M3/MO को। जितना ज्यादा हम डिपॉजिट रखेंगे कैश रिजर्व रेशियो में, उतना ही कम मनी मल्टीप्लायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मनी मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 टाइम्स है। अगर 20% रख दिए तो 5 टाइम्स ही होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो RBI को अगर मनी सप्लाई कम करना है तो इंक्रीज कर दिए CRR को, ठीक है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक एंड पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या है, बैंक वॉल्ट प्लस कैश प्लस CRR प्लस पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, कितनी बार उस नोट ने हाथ बदले हैं, ठीक है। ये मेजर किया जाता है GDP बाई करेंसी इन सर्कुलेशन। लिक्विडिटी ओवरहैंग क्या होता है, लिक्विडिटी ओवरहैंग ये होता है कि जितने भी पैसे आ रहे हैं ना, वो लोन चुकाने में ही चले जा रहे हैं। RBI ने इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो निकाला था अभी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पेजेस में, मैंने उसके लिए अलग से नोट्स बनाई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, हमारे डिपॉजिट रेट 4% है और इंटरेस्ट रेट अभी 9 या 10% चल रहा है, तो जो बचे ना 5% बीच में कमाई हुआ, वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहलाता है। मॉनेटरी पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, और जो फिस्कल पॉलिसी है बाई वो मॉनेटरी पॉलिसी बाई RBI है और फिस्कल पॉलिसी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हैं इन्फ्लेशन को केटर करने के लिए या उन्हें रोकने के लिए, और कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी आएंगे, ये सब हम देखेंगे आगे के पेजेस में। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में 3 चीजें होती हैं जनरली। रिजर्व रेशियोज होते हैं जो कि CRR, SLR, ICRR वगैरह चीजें होंगी। और रेट्स में क्या है, बैंक रेट है, MSF है, LAS कॉरिडोर है, फिर OMOs है, ऑपरेशन ट्विस्ट है, और फिर GSAP है, और फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, और SDF है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। ये अफेक्ट करते हैं इंटायर इकोनॉमी को, लेकिन ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और जो क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं।
डिपॉजिट्स में देखेंगे कि आरबीआई को जो डिपॉजिट्स मिले हैं उसमें आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता, जो बैंक रखते हैं 4%। एसएलआर क्या है, ये कुछ डिपॉजिट रखने हैं लिक्विड फॉर्म में ऐसे सिक्योरिटीज में जो आरबीआई डिसाइड करेगा। जैसे हो सकता है कि किसी पीएसयू का बॉन्ड हो, ओएनजीसी वगैरह का, उसके बॉन्ड में, या फिर कैश में, या गोल्ड में, या आरबीआई के दूसरे अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में। अब जो सीआरआर है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत है, और एसएलआर जो है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत है। मैक्सिमम एसएलआर में आप 40% रख सकते हैं, लेकिन सीआरआर का कोई लिमिट ऐसे डिसाइड नहीं किया गया है। अब एक फिलिप कर्व है, यूपीआई इसका कोड है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा जब इन्फ्लेशन कम होगा, इनवर्स रिलेशन इन तीनों में, ये हमें टेबल याद रखनी होगी। अब इन्फ्लेशन फाइट करने के लिए और डिफ्लेशन फाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पॉज करके देख लेंगे हम। आरबीआई में सीआरआई एग्जेम्पशंस भी होते हैं। अगर आप लोन देते हैं एमएसएमई को या होम लोन्स देते हैं, तब आपको सीआरआर के एग्जेम्पशंस भी मिल जाएंगे। सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, फॉरेन हो, उनको सीआरआर एसएलआर रखना ही है। लेकिन आरबीआई कुछ जैसे आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक से उनके लिए अलग डिसाइड कर सकता है। अब न्यूट्रल टर्मिनल रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट से सब क्या है ये देख लेंगे। पहले न्यूट्रल जान लेते हैं। ये वो ऑप्टिमम रेट है जहां पे हम जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। अब मनी मल्टीप्लायर के बढ़ने के लिए सेविंग रेट इंक्रीज होना चाहिए। अब मनी मल्टीप्लायर कब बढ़ेगा, जब M3/MO की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो M3 बढ़ने के लिए डिपॉजिट्स बढ़ना जरूरी है, तो इसलिए सेविंग रेट्स का बढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वांटिटेटिव क्या है। इनडायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, ये रेशियो हो गए, ओएमओ, जीसैप हो गया, एमएसएफ, एसडीएफ हो गया। क्वालिटेटिव में क्या क्या है, इसके इफेक्ट डायरेक्ट होते हैं। मोरल सुएशन है, एलटीवी रेशियो है, लोन टू वैल्यू रेशियो, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, क्रेडिट राशनिंग है, और पीएसएल नॉर्म्स है। अब रिजर्व रेशियो में हम देख रहे हैं कि सीआरआर एसएलआर है, इसके दोनों के एक्ट अलग अलग हैं। जीसेक क्या है, जीसेक जो होता है वो इंटरेस्ट रेट पे करता है, और टी बिल है जो शॉर्ट टर्म का है, लेकिन ये डिस्काउंट पे रिलीज होता है, और मैच्योरिटी जो होता है वो कंप्लीट वैल्यू पे, मतलब 100 रुपए की अगर कूपन होगी तो 95 पे रिलीज कर जाती है, और 100 के पूरा होके मैच्योर होके वो 100 रुपए देके जाती है। तो ये डिस्काउंट पे आती है, लेकिन जीसेक जो है वो इंटरेस्ट देती है। अब एलएफ कॉरिडोर देखेंगे, ये 2000 में आई थी। अब रेपो रेट में क्या है, एक्स्ट्रा मनी जो है, रिवर्स रेपो रेट पहले देखते हैं, और पहले रेपो रेट देखते हैं, उसके बाद हम दोनों को इसी के बेसिस पे देख लेंगे। अब रेपो में क्या है, नॉन एसएलआर कोटा के सिक्योरिटीज यूज होते हैं, और रेपो रेट में है कि हम आरबीआई को, यानी बैंक आरबीआई को वो सिक्योरिटी बेच के और पैसे लेते हैं जब उन्हें पैसे की डिमांड होती है। और अगर आरबीआई के पास, बैंक्स के पास ज्यादा पैसे आ गए हैं, तो वो एक्स्ट्रा मनी को पार्क करेगा और उन सिक्योरिटीज को खरीदेगा। तो नॉन एसएलआर कोटा के सिक्योरिटी ही यूज होंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बैंक ने मांग लिया और बहुत ज्यादा लिक्विडिटी की डिमांड है, तो अब केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही एसएलआर कोटा के सिक्योरिटी जो कि जीसेक वगैरह हैं, उनको प्लेज करके पैसे लेगा। ये एमएसएफ कहलाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ये 2011 में आई थी, और इसमें +0.25 की पीनल रेट लगती है। ठीक है, और ये तीनों ई कुबेर पे ट्रेड होते हैं। इसी को 50 बेसिस पॉइंट की जो ये पॉलिसी कॉरिडोर है। अब क्या हुआ है कि जो रिवर्स रेपो रेट है उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया, 3.35 कर दिया गया, और रेपो रेट को 4 रखा गया या 4.5 रखा गया है। जब ये ज्यादा कम हो जाए एक साइड, तो इसको एसिमेट्रिकल एलएफ कहते हैं। लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या है ये, इसके पास भी सेम टारगेट है, X% एनबीएफसी या एनएचबीज में आप कीजिए इन्वेस्टमेंट, या उनके सिक्योरिटीज खरीदिए या बेचिए, उस हिसाब से काम होता है। शॉर्ट टर्म होगा तो कमर्शियल पेपर होगा, लॉन्ग टर्म होगा तो कॉर्पोरेट बॉन्ड और एनसीसीडी होंगे, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स।
MSF जो होता है ओवरनाइट इमरजेंसी के लिए होता है। अब इमरजेंसी वाली फीचर और पीनल रेट तो कोई बहुत ज्यादा दिन के लिए लेगा नहीं। रेपो जो है वो 1 से 14 दिन के लिए होता है और बैंक रेट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें। डिपॉजिट जो है लायबिलिटी है और लोन्स एसेट्स हैं, हमने पहले ही पढ़ी थी, ये हमने पढ़ ली है। सारे एससीबीज को एसएलआर सीआरआर रखनी है, पब्लिक हो, प्राइवेट हैं, फॉरेन है, आरआरबीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको भी, लेकिन उनके लिए डिफरेंट रेट हो सकता है। अब ये एक चार्ट है, हमें ध्यान से देखनी है कि रेपो रेट क्या है, आरबीआई डिसाइड करेगा। सारे क्लाइंट जो आरबीआई के सब रख सकते हैं, कोई भी जीसेक टी बिल यूज किया जा सकता है, नॉन एसएलआर कोटा। एमएसएफ क्या है, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए, पीनल रेट प्लस 0.25 केवल एससीबी आरआरबी यूज कर सकते हैं, एसएलआर कोटा के सिक्योरिटीज को यूज करके शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए क्या सीन है, बैंक रेट पे हम लेंगे। ये एमएसएफ का ही रेट होता है, जनरली केवल बैंक ले सकता है, इसमें या तो रिक्वायर्ड हो सकता है या रिक्वायर्ड नहीं हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 1934 के एक्ट के थ्रू ये लाया गया है, अभी अमेंडमेंट करके। ये इसमें बैंक को ना बिना कोलैटरल या सिक्योरिटी के शॉर्ट टर्म बैंक्स पार्क कर सकते हैं अपने पैसे को। ये डिस्क्रिशनरी होता है ऑन द बेसिस ऑन द बैंक साइड, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, इनका x माइनस 0.25 का रेट होता है, मतलब जो रेपो रेट है उससे 0.25 माइनस का रेपो रेट होता है, ठीक है। इसको ओजिस पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। ओएमओ एट टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, ये डिस्क्रिशनरी है, इन्फ्लेशन के टाइम पे ओपन मार्केट ऑपरेशन हो सकता है। जीसैप क्या है, ये एट टाइम ऑफ डिप्लेशन है। जीसैप क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम बाय आरबीआई। सिक्योरिटीज जैसे जैसे आरबीआई खरीदेगा तो वो लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा ना, ये एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन है। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, स्पेशल ओएमओ है, मतलब एक खास टाइम पे ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाए तो उसको ऑपरेशन ट्विस्ट कहते हैं। आरबीआई क्या करता है, लॉन्ग टर्म G6 को खरीदना शुरू कर देता है। जब लॉन्ग टर्म G6 को खरीदना शुरू कर देगा तो उनकी जो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि G6 जो है मार्केट में उनका नंबर कम हो जाएगा और तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है हम जानते हैं यील्ड कम हो जाता है, तो यील्ड डिक्रीज हो जाएगा, कूपन रेट डिक्रीज हो जाएगा। जब कूपन रेट डिक्रीज हो जाएगा तो गवर्नमेंट और बैंक और जो भी इंस्टीट्यूशन है वो उनको कम कूपन रेट पे लोन मिलने लगेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रिड्यूस हो जाता है इस तरीके से, इसीलिए इसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्विस्ट कहते हैं। हमने एलएफ देख लिया, रेपो रेट है, उस पे बैंक एनबीएफसी या गवर्नमेंट लेता है पैसा, शॉर्ट टर्म का है। एलएफ में रिवर्स रेट है, इसमें से पार्क किया जाता है एक्स्ट्रा मनी। एमएसएफ हमने देख लिया। मार्केट रेपो क्या है, अब वही रेपो रेट अगर मार्केट के दूसरे इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं, दूसरे के बीच में बैंक्स ले रहे हैं एनबीएफसी से, एलआईसी, ईपीएफओ, नाबार्ड एक्सेट्रा लोन ले रहे हैं एक दूसरे के बीच में, तो वो मार्केट रेपो कहलाता है। सिक्योरिटी क्या होता है, एक सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होता है, इंडिकेट करता है एक होल्डर और उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट पर्टिकुलर टाइम के लिए। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो क्या होता है, 1 से 3 सालों के लिए होता है। स्पेशल लॉन्ग टर्म ऑपरेशन SLTRO, ये माइक्रो स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटलाइजेशन के लिए किया गया था। एमएसएफ हमने देख ही लिया, केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं एमएसएफ, और रेपो सारे क्लाइंट कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वगैरह भी। बैंक रेट भी हमने देख ही लिया यहाँ पे अभी ऊपर। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी हमने देख लिया। जीसैप भी अब मैंने बात कर लिया कि
आरबीआई बाय करता है G-Sec फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट ऑन स्पेसिफाइड टाइम, ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे है। और ओएमओ में कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। ऑपरेशन रिस्क भी देख लिया, स्पेशल टाइप है ओएमओ का, जिसमें हम बॉन्ड यील्ड को छेड़छाड़ करते हैं सो दैट लॉन्ग टर्म की बोरोइंग हमें कम कूपन रेट पे हो जाए, कम हमें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पड़े गवर्नमेंट वगैरह को। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं, ये हमने पढ़ाई अभी। मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन हो सकता है, मार्जिन या एलटीवी हो सकता है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होगा, क्रेडिट राशनिंग होगी, ये सारी चीजें होंगी। लिक्विडिटी शॉर्टेज या लिक्विडिटी एक्सेस, ये सारी चीजें पता चल गई हमें। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देखते हैं। 1968 में आरबीआई ने पहली बार प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शुरू करी, मतलब टर्म यूज किया, 40% लोन्स देने की बात की। डिफरेंट बैंक्स के लिए डिफरेंट टारगेट्स हैं इसके, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि दो तरीके के बैंक हैं। एनबीएफसी के लिए कोई खासा टारगेट नहीं है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है उसमें पब्लिक, प्राइवेट या फॉरेन हो, उसके लिए 40%। कोऑपरेटिव्स के लिए, रूरल के लिए कोई कोटा नहीं है, लेकिन अर्बन के लिए 75% है। और डिफरेंशियल बैंक्स में देखेंगे तो लोकल एरिया बैंक के लिए 40% और आरआरबी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75%। पेमेंट बैंक तो लोन दे ही नहीं सकती, तो फिर बात ही नहीं आता उन पे पीएसएल लगने का। तो एसएफबी, आरआरबी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 75% है, रूरल के लिए कुछ भी नहीं है, और कमर्शियल बैंक्स के लिए 40% है। ठीक है, अब पीएसएल में अब देखते हैं कि क्या क्या चीजों पे पीएसएल कंफर्म करता है। तो वीकर सेक्शंस को अगर लोन देंगे तो 12% लोन दीजिए। और एग्रीकल्चर 2 बार, इसलिए क्योंकि एक बार मार्जिनल का केस है और एक स्मॉल ऑल टाइप ऑफ फार्मर्स के लिए है। और एक 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस को आप देंगे तो वो भी पीएसएल में काउंट होगा। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को देंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग, एजुकेशनल लोन, सोशल इंफ्रा, हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीजें हैं। इनको अगर आप लोन देंगे तो ये भी पीएसएल में काउंट होगा। एमएसएमई का हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे ये होता है, मतलब क्वालिफाई करता है। 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर हो तो माइक्रो कहलाएगा। स्मॉल के केस में क्या है, 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो और 50 करोड़ तक उसका टर्नओवर हो। मीडियम का क्या है, 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो और 250 करोड़ तक कमाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ है, और 1 करोड़ से 5 करोड़ कमाया तो माइक्रो, 10 करोड़ से 50 करोड़ कमाया तो स्मॉल, और 50 करोड़ से 250 करोड़ कमाया तो मीडियम। अब माइक्रो फाइनेंस कंपनी में भी पीएसएल बोरोवर को वो लेंड करता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी। ठीक है, को ओरिजिनेशन या को लेंडिंग क्या है, एसबीआई और एनबीएफसी में दोनों ने मिलकर एक इंसान को लोन दी, वो को ओरिजिनेशन हो या को लेंडिंग ऑफ लोन्स है। अगर बैंक फुलफिल नहीं कर पाता अपना पीएसएल कोटा तो पीएसएल कोटा के शॉर्टफॉल को वो रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड में भेज देगा, या फिर ये जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं इनको पैसा देने की बात करेगा, क्योंकि ये फाइनेंसिंग ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिफरेंट कामों के लिए लोन दिया करते हैं, जैसे नबार्ड, एक्जिम, सिडबी, एनएचबी, मुद्रा, या फिर अभी नागफेड बना है। पीएसएल सर्टिफिकेट्स क्या है, अगर एसबीआई ने ओवर अचीव कर लिया तो इनका ट्रेडिंग भी ओएमओ के ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है। अगर एसबीआई ने ओवर अचीव कर लिया तो वो अपने सर्टिफिकेट्स को एक्सिस को बेच देगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी 3 तरीके से बन सकती है, या तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी देखें हम, या इंडिकेटर्स पे देखें, या इन्फ्लेशन टारगेटिंग करें। तो हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे काम कर रहे हैं। 2013-14 में गवर्नमेंट ने राजन कमेटी बिठाई थी, तो उसके बाद रिफॉर्म करी, फिर उर्जित पटेल कमेटी आई जिसने मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग को रिव्यू किया। 2016 में आरबीआई एक्ट अमेंड हुई टू सेट अप एमपीसी स्टैट्यूटरी कमेटी इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बिजनेस के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शैल डिटरमाइन द पॉलिसी रेपो रेट, केवल रेपो रेट मैंडेटेड है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही डिसाइड हो जाती हैं।
और डिसीजन जो एमपीसी का होगा वो बाइंडिंग होगा बैंक्स पे। अब आरबीआई के साइड के मेंबर्स होते हैं, गवर्नर होगा, डेप्यूटी गवर्नर होगा, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा आरबीआई का, लेकिन गवर्नमेंट साइड मेजर्स में 3 लोग और होते हैं। 4 साल का टेन्योर होता है इनका, कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। कोरम क्या है, 4 मेंबर होने चाहिए। डिसीजन गवर्नर विल हैव कास्टिंग वोट, पहले फर्स्ट टाइम भी वोट करता है, लेकिन अगर डिसीजन टाई हो जाए तो उसके लिए कास्टिंग वोट भी यूज करते हैं। सारे पीपल जो है वो सिलेक्ट होते हैं, जो 3 लोग गवर्नमेंट साइड के हैं वो सिलेक्शन कमिटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा सिलेक्ट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद बैंक डिटरमाइन करता है सीपीआई के बेसिस पे हर 5 साल पे। आरबीआई एक्ट के अंतर्गत ये मैंडेटेड है। मिनिमम 4 मीटिंग होने चाहिए 1 साल में, ऐसा माना गया है। और फिर लेंडिंग रेट कैसे डिसाइड करते हैं बैंकर्स, ये देखते हैं। तो पहले बेस रेट पे करते थे, ठीक है, और उसके बाद हम MCLR पे हुए, मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। रघुराम राजन ने इसे रिप्लेस किया था, बेस रेट को रिप्लेस किया था MCLR से। अब एक्सटर्नल बेंचमार्क पे चले गए उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा। एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या हो सकता है, कोई भी एक बेंचमार्क लीजिए, उस पर अपना स्प्रेड या प्रॉफिट डिसाइड कीजिए, प्लस रिस्क या प्रीमियम, जैसे जैसा वो आपका बोरोवर है उस तरीके का रिस्क और प्रीमियम होता है, और तब लोन का इंटरेस्ट डिसाइड कीजिए। अब बेंचमार्क रेट क्या हो सकता है, आरबीआई का रेपो हो सकता है, टी बिल हो सकता है, या फिर कोई और फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया के वेबसाइट से आप निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, कभी कभी नॉन ट्रांसमिशन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ सम जियोग्राफिकल कंडीशंस। जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट साइड इश्यूज भी हो सकते हैं। हमेशा ये डुअल स्ट्रगल चलते रहता है। इन्फ्लेशन होगा तो लोन का इंटरेस्ट बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बचाएंगे, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, उसके लिए लोन इंटरेस्ट कम करना पड़ता है। प्रायोरिटीज एमपीसी की क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना 2 से 6% में, और दूसरा जीडीपी ग्रोथ रेट को बूस्ट करना। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक बर्निंग इशू नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।